हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने स्पेशल सीरीज को स्टार्ट किया था, हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को कर रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये शिक्षण शिक्षण अभिरुचि है, ठीक है, जिसको टीचिंग इंटरेस्ट भी बोलते हैं। अभिरुचि को इंटरेस्ट भी बोला जाता है और रुचि को ही अभिरुचि या फिर अभिरुचि को ही रुचि बोलते हैं। तो आज यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन को करने वाले हैं और मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वॉइस थोड़ा लो आ सकती है, तो आप लोग अपना फ़ोन में वॉल्यूम को बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। शुरू से लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और जितनी भी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हुई हैं, लिंक आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कल रात में एक वीडियो अपलोड हुई थी, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक भेद, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ज़रूर से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। थोड़ा आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कीजिएगा, पीडीएफ बनाने में इधर उधर हो गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बालक में आवश्यक अभियोग्यता के साथ साथ उसमें होनी चाहिए विशिष्ट शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र। तो देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए बालक में आवश्यक अभियोग्यता यानी कि इंटरेस्ट के साथ साथ उसमें होनी चाहिए विशिष्ट शैक्षिक, ठीक है, विशिष्ट शैक्षिक होनी चाहिए तथा व्यावसायिक क्षेत्र भी होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस को, अधिकाधिक ज्ञान का होना, अभिरुचि का होना, उच्च शैक्षिक उपलब्धि का होना या फिर कुशलता का होना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जो कि अभिरुचि का होना, इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, अभिरुचि का अर्थ क्या है। अभी जस्ट मैं आपको बताई थी, अभिरुचि को ही रुचि बोलते हैं या फिर इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अभिरुचि क्या है, जानने की इच्छा है, ध्यान का आकर्षित होना है, अनुराग उत्पन्न होना है या फिर उक्त तीनों ही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही होती है। देखिए, अभिरुचि इंटरेस्ट होने से क्या होता है, जानने की इच्छा भी होती है, ध्यान भी हमारा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, अनुराग भी उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अभिरुचि में निहित है, इंटरेस्ट में क्या निहित होता है, कौन सी चीज़ होती है। आकर्षण है, आत्म अभिव्यक्ति है, आत्मसम्मान है या फिर आत्मविश्वास है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आकर्षण होगा, ठीक है। इंटरेस्ट में, अभिरुचि में क्या होती है, आकर्षण इसमें होती है। नेक्स्ट है 4 नंबर, अभिरुचि का आशय है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष। अभिरुचि का आशय क्या है, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष को पसंद अथवा पसंद नहीं करना, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष में विश्वास अथवा अविश्वास करना, सतर्क अथवा सतर्क नहीं रहना के प्रति सकारात्मक सोच अथवा नकारात्मक सोच को रखना। फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा, अभिरुचि का आशय है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष को पसंद अथवा पसंद नहीं करना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को पसंद भी करते हैं और किसी चीज़ को नहीं भी पसंद करते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि, स्टेटमेंट है, क्रिया द्वारा स्वयं में किसी वस्तु को आत्मसात करने का प्रयत्न ही अभिरुचि है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है, जॉन ड्यूवी ने, जॉन लॉक ने या फिर जॉनसन ने। 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि जॉन ड्यूवी ने कहा है कि क्रिया द्वारा स्वयं में किसी वस्तु को आत्मसात करने का प्रयत्न ही अभिरुचि है। अभिरुचि की डेफिनेशन को इन्होंने दिया है कि क्रिया द्वारा स्वयं में किसी भी वस्तु को आत्मसात करने का जो प्रयत्न है उसे ही क्या कहते हैं, अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट कहते हैं। ये जॉन ड्यूवी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 6 नंबर, अभिरुचि में निम्नलिखित में से अनुभूति से संबंधित है। अभिरुचि जो है निम्नलिखित में से यानी कि ऑप्शंस में से अनुभूति, कौन से अनुभूति से संबंधित है, सुखांत व दुखांत, पसंद एवं नापसंद, आकर्षण एवं अनाकर्षण या फिर उपरोक्त सभी। 6 का करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर,
जानना, अनुभव करना एवं इच्छा करना, ये तीनों ही पक्ष किससे संबंधित होते हैं? अभियोग्यता से, अभिवृद्धि से, अभिरुचि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये तीनों ही जो है, जानना, किसी चीज़ को हम जानते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और हमारी जो डिज़ायर होती है, ये किससे रिलेटेड है? ये इंटरेस्ट से रिलेटेड है, अभिरुचि से रिलेटेड है या फिर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिरुचि का संबंध व्यवहार के किस पक्ष से होता है? देखिए, इंटरेस्ट जो है ना, ये किससे जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर के कौन से पक्ष से ये रिलेट करता है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। 8 का करेक्ट आंसर होगा, ये जो है अभिरुचि का संबंध व्यवहार से जो है, ये भावात्मक पक्ष से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, अभिरुचि है, अभिरुचि एक मतलब अभिरुचि है एक, ये क्या है? चयनात्मक है, सौंदर्यानुभूति प्रक्रिया है, सृजनात्मक प्रक्रिया है, या फिर सामाजिक प्रक्रिया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चयनात्मक पक्ष है। नेक्स्ट है 10 नंबर, अभिरुचियाँ सहायता करती है, जो इंटरेस्ट है ये किस में हेल्प करती है हमें? लक्ष्य तक पहुंचने में, सीखने में, प्रयोजन सिद्ध करने में, उक्त तीनों में से ही। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि ये तीनों करने में ही ये क्या करती है? हेल्प करती है। लक्ष्य तक पहुंचने में तो करती है, सीख, अगर इंटरेस्ट होगा तो आप उसको जल्दी सीख भी जाएंगे, प्रयोजन सिद्ध करने में भी। नेक्स्ट है 11 नंबर, अभिरुचियाँ कैसी होती है? जन्मजात होती है, यानी कि इनट होती है, बाय बर्थ होती है, अर्जित होती है, एक्वायर्ड होती है, या फिर जन्मजात अर्जित दोनों ही होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट जो है ये जन्मजात भी होती है, यानी कि बाय बर्थ भी होती है, और हम इसको एक्वायर्ड भी करते हैं एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ब्लर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर रीड करके आपको सुना दे रही हूँ। ठीक है, यदि कोई बालक स्वयं के साथ संबंध में स्पष्ट करता है कि उसकी अभिनय में विशेष रुचि है, किसमें है? अभिनय में विशेष रुचि है, तो यह अभिरुचि कहलाएगी उसकी। ये जो अभिरुचि है वो क्या कहलाएगी? कोई भी बालक है वो अभिनय में विशेष रुचि रखता है, तो व्यक्ति अभिरुचि, परीक्षण अभिरुचि, प्रदर्शित अभिरुचि, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जो कि व्यक्ति अभिरुचि। आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं पढ़ रही हूँ तो उसको ध्यान से सुनिए, या फिर आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, एक व्यक्ति एक व्यक्ति है को बागवानी तथा फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो उसकी ये अभिरुचि क्या कहलाएगी? जैसे कि आपको भी कुछ चीज़ करने में इंटरेस्ट है, पढ़ाने में, किसी को खेलने में, कूदने में, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? अभिव्यक्ति कहलाएगी, प्रदर्शित कहलाएगी, व्यवसायिक कहलाएगी, या फिर आनंदोत्पादक कहलाएगी? तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की अभिरुचियां ज्ञात होने पर, देखिए, एक जो टीचर है उसको अपने ही स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को जानने के बाद उसे बालक के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है, बालक का पथ प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है, बालक को विद्यालय विषयों में उत्तीर्ण करने में सहायता मिलती है, बालक को अगली कक्षा में प्रोन्नति देने में सहायता मिलती है। तो 14 का करेक्ट आंसर देखिए, सी और डी तो होगा नहीं, अब बचा है ए और बी। बालक के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है, या फिर बालक को पथ प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, उसे पथ प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है। अभिरुचि क्या होती है? ये केवल धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ये दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, आपको इंटरेस्ट होगा तो उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ आप करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 16 नंबर, शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध है। यह विचार निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रियों में से किससे संबंधित है? शिक्षण यानी कि टीचिंग जो है ये सीखने के लिए उद्दीपन है, मतलब किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं उसके लिए स्टिम्युलस का काम करता है। मार्गदर्शन या फिर गाइड
और दिशा बोध है। यह किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का, ये क्लार्क का है। ठीक है, स्टेटमेंट वाली चीज़ों को तो याद करना ही होगा आपको, और एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार आपको इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया माना है? अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया किसने माना है? जॉन डीवी, फ्लेंडर, एडम्स या फिर रायबर्न। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ये फ्लेंडर ने कहा है कि शिक्षा को क्रियात्मक प्रक्रिया माना है, ये फ्लेंडर ने। नेक्स्ट है, शिक्षण क्रिया के तत्व एलिमेंट होते हैं। शिक्षण क्रिया के कितने एलिमेंट होते हैं यहाँ पर बताना है, तत्व कितने होते हैं। तो ये 3 होते हैं, और 3 कौन कौन से होते हैं पता है आपको? ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और सिलेबस होता है। तो ये 3 चीज़ें जब होंगी तभी जो है शिक्षण क्या होगा, सक्सेसफुल माना जाएगा। तो ये 3 एलिमेंट होते हैं, और शिक्षण को ही त्रिमुखी या फिर त्रिखंड किसने कहा है? तो ये एडमसन और ड्यूवी ने कहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, शिक्षण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? अभी जस्ट मैं आपको बताया कि 3 एलिमेंट होते हैं, टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं और सिलेबस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ डिपेंडेंट एक क्लासरूम है। ठीक है, क्लासरूम में टीचर है, इधर मान लीजिए यहाँ पर टीचर है और इधर स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंट कौन है? जितने भी स्टूडेंट होंगे वही ना टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पर आश्रित चर कौन होगा? तो ये छात्र होगा। 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आश्रित चर होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है बोलने से ऑप्शन ए हो जाएगा। अध्यापक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं एक क्लासरूम में। नेक्स्ट है 20 नंबर, शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? निदान करना है, उपचार करना है, मूल्यांकन करना है और ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों है। शिक्षण टीचिंग का जो मेन फंक्शन होता है, निदान भी करना होता है, निदान के बाद उपचार और मूल्यांकन, ये तीनों ही होते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा गुण है जो मनोवैज्ञानिक गुण है जो टीचिंग से रिलेटेड नहीं है? आकांक्षा का स्तर, रुचि का, अभिप्रेरणा का, बुद्धि का। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा, देखिए रुचि भी होती है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन भी होती है, और बुद्धि भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आकांक्षा का स्तर। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री का यह मत है कि, स्टेटमेंट यहाँ पर देखेंगे, शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है। देखिए, बालक की समस्त जितनी भी पावर है, शक्ति है, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। कौन करता है? शिक्षण। ये संबंधित किससे है, यानी कि किसने कहा है? रायबर्न ने, क्रो ने, क्लार्क और N.L. गेज ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रायबर्न ने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट है 23 नंबर, शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? देखिए, शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु यहाँ पर बताना है। तो केंद्र बिंदु जो होता है, देखिए स्टूडेंट, टीचर, ये दोनों तो होंगे ही। इन दोनों का केंद्र बिंदु क्या होता है? ये होता है पाठ्य या फिर विषय वस्तु। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि मैं बताई थी, स्टूडेंट क्या होते हैं? ये डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? ये टीचर पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और ये पाठ्य विषय वस्तु जो है, ये मूल केंद्र है, यानी कि सिलेबस जो है वो क्या होता है? केंद्र बिंदु उसे माना जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शन करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण से संबंधित है? कौन सी ऐसी विशेषता है जो अच्छे शिक्षण से, गुड टीचिंग से रिलेट करती है? शिक्षण सुनियोजित होना, शिक्षण लक्ष्य केंद्रित होना, शिक्षण निवेश इन्वेस्टमेंट, और शिक्षण प्रेरणादायक होता है। 24 का करेक्ट आंसर होगा, ये किससे संबंधित नहीं होता है बोला है, नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो ये शिक्षण निवेश यानी कि टीचिंग इन्वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है
25 नंबर शिक्षण का प्रमुख कार्य है। जो टीचिंग का मेन फंक्शन क्या है? विद्यार्थियों में निहित अंतःशक्तियों का विकास करना, निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिमार्जन लाना या फिर समय से निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो मेन फंक्शन तो ये होता है, लेकिन इससे भी सुइटेबल आंसर को यहाँ पर चूज करना है। तो शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या होता है? विद्यार्थी में निहित अंतःशक्तियों का विकास करना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, आदतों, ज्ञान, अभिवृद्धियों का अर्जन क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है, अधिगम कहलाता है, व्यवहार परिमार्जन या फिर शिक्षा कहलाता है। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा, देखिए, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन, ये क्या कहलाता है? ये अधिगम कहलाता है, यानी कि ये लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रबंधन, मैनेजिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पद के अंतर्गत समाहित है? ऑप्शंस को देखिए, शिक्षण नियोजन, शिक्षण संगठन, शिक्षण अग्रसरण या फिर शिक्षण नियंत्रण। 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है शिक्षण नियंत्रण है। ठीक है, ये होगा शिक्षण नियंत्रण। नेक्स्ट है 28 नंबर, शिक्षण नीति तथा शिक्षण विधि का निश्चयीकरण निम्नलिखित में से समाहित है। तो ये किस में होगा? 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि शिक्षण व्यवस्था में। 29 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्य को व्यवहारगत रूप में लिखना, यह निम्नलिखित में से किस शिक्षण सोपान के अंतर्गत समाहित होता है? देखिए, शिक्षण उद्देश्य को व्यवहारगत रूप से लिखना, ये क्या कहलाता है? 29 का ऑप्शन भी, शिक्षण संगठन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाएं होती है, ये कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये 5 होती है। नेक्स्ट है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में कुल सोपान पद होते हैं, कुल कितने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है 4। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य स्मृति स्तर से शिक्षण संबंधित नहीं है? देखिए, स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल, टीचिंग के 3 लेवल होते हैं। एक तो मेमोरी लेवल होता है, जिसमें बच्चे को रटवाने पर फोकस किया जाता है। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल है। ठीक है, टीचिंग के 3 लेवल होते हैं। तो यहाँ पर संबंधित नहीं है पूछा गया है। किसी प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करवाना, दिए गए ज्ञान को यथावत ग्रहण करना, मानसिक क्षमताओं का विकास करना, दी गई विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा। स्मृति स्तर में क्या किया जाता है कि दी गई विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न नहीं होता, इसमें बच्चों को रटवाने पर फोकस किया जाता है। और ये जो टीचिंग लेवल है ना, ये होता है शिक्षक केंद्रित होता है। इसमें बच्चे को बस रटाया जाता है कि हाँ तुम ABCD सीखो, बोलने से वो वही सीखते हैं। उन बच्चों में, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 से नर्सरी UKG से यहाँ पे मतलब प्राइमरी लेवल के क्लासेस आती हैं इसमें। ठीक है, और प्राइमरी लेवल में अधिकतर रटने पर फोकस किया जाता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्डअप नहीं हुई होती है। नेक्स्ट है, बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में विभक्त किया गया है? बोध स्तर कहने का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जो है 5 स्तर में बांटा गया है। नेक्स्ट है 34 नंबर है, स्मृति स्तर का शिक्षण कैसा होता है? देखिए, स्मृति स्तर का जो शिक्षण है वो कैसा होता है? यहाँ पर विचारपूर्ण, इसको ध्यान से देखिएगा, विचार विहीन, तर्कपूर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको अभी बताई थी कि स्मृति स्तर में क्या होता है? विचार विहीन होता है, बच्चे उतना सोच नहीं पाते हैं, तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 का बी होगा, जो कि है क्या? विचार विहीन है। नेक्स्ट है 35 नंबर, अवबोध स्तर, यानी कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल के शिक्षण हेतु शिक्षण प्रविधि प्रयुक्त करनी चाहिए। व्याख्या, देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल में
वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, स्पष्टीकरण। 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें प्रश्नोत्तर करने चाहिए, बच्चे सोचने समझने लग जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो सोच सकते हैं और सोच के अपना आंसर दे सकते हैं। 36 है, विद्यार्थियों में शुद्ध एवं यथार्थ निरीक्षण एवं मापन करने की योग्यता के विकास हेतु निम्नलिखित में से उपयुक्त विधि है। देखिए, विद्यार्थियों के शुद्ध एवं यथार्थ निरीक्षण एवं मापन करने की योग्यता के विकास के लिए क्या चाहिए? अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगात्मक विधि या फिर प्रदर्शन विधि। ये सारे के सारे क्या है? टीचिंग मेथड हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट है 37 नंबर। एक शिक्षक अनेक उदाहरण प्रस्तुत करने के उपरांत सामान्य नियम निरूपित करता है। देखिए, पहले उदाहरण बताएगा, उसके बाद वो नियम को बताएगा। तो इस प्रस्तुति में शिक्षक ने निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया है। तो आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पहले उदाहरण देना फिर नियम, ये कौन सा टीचिंग मेथड है? तो ये आगमन विधि है। ठीक है, आगमन विधि, इसको ध्यान रखिएगा। ये अंश से पूर्ण, सरल से जटिल, विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर विश्लेषण और संश्लेषण की ओर। 37 का करेक्ट आंसर होगा ये विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। आगमन विधि में आपको यहाँ पर बताई थी, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है निगमन विधि। इसमें आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं फिर नियम, लेकिन निगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम को बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक अध्यापक कक्षा में बालक को ताजमहल पढ़ाते समय ताजमहल का मौखिक शब्द चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। अध्यापक द्वारा अपनाई गई जो शिक्षण प्रविधि है, शिक्षण विधि है, वो कौन सी है? तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये स्पष्टीकरण विधि है। ठीक है, आप उसको किसी चैप्टर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं वो शब्दों में ही, तो ये क्या होगी? स्पष्टीकरण। आप उसके सामने स्पष्ट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। शिक्षण आव्यूह शिक्षण विधि है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि अधिक व्यापक होता है। नेक्स्ट है 40 नंबर है, प्रदर्शन शिक्षण विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड, जिसको हम प्रदर्शन शिक्षण विधि कहते हैं, ये कौन सी विधि है? इसमें क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत शिक्षा विद्यार्थियों हेतु, उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु, उच्च मानसिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु। ठीक है, तो ये थे 40 क्वेश्चंस।